So let's start. So we will cover linked list first. Linked list. So लिंक लिस्ट को कवर करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा लिस्ट डेट स्ट्रक्चर के बारे में। एंड इस लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक्चुअली बैकग्राउंड के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो लिस्ट डेट स्ट्रक्चर, सो लिस्ट मीन्स होता है ए सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन से, और कुछ लोग आइटम टर्म ही इस्तेमाल करते हैं। सो बेटर टर्म है कि यू शुड यूज द टर्म सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है कि लिस्ट इज एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को एक सीरियल ऑर्डर में या सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। 1 minute, somebody is trying to join. ओके, सो लिस्ट एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, और सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करने का मतलब आप उनको एक एक करके 1 by 1 सीरियली, एक सीरियल ऑर्डर जो है उसमें उन आइटम्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो ये जो लिस्ट है इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि इट इज जस्ट ए डिजाइन। ठीक है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर का डिजाइन है। अब आप इस डिजाइन को कई तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी विल सी दैट कि लिस्ट जो स्ट्रक्चर है हम इसको जनरली हम 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो एरे से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे आप लोग पढ़ चुके हैं, सो हम एरे पर नहीं जाएंगे, आप जानते हैं एरे क्या है। और दूसरा है लिंक्ड लिस्ट। सो जो आपका लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसे हम मेनली 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक एरे के तौर पर, तो आपको मालूम होगा एरे में क्या करते हैं हम, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर आइटम्स को रख देते हैं। सो जैसे आपका एक आइटम यहाँ है, लेट्स से नंबर्स आर द आइटम्स, इंटीजर नंबर्स, एंड 6 एंड 8, लेट्स से 12 एंड सो ऑन। सो आपका एक फिक्स साइज का एरे होगा। सो लेट्स से दिस में भी nth आइटम 2 है ना। तो आपने यहाँ आइटम्स को कैसे स्टोर करके रखा है, सीक्वेंशियली कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर रखा है। सो आई एम गिविंग देम इंडेक्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड दिस इंडेक्स इज n। सो टोटल n+1 आइटम्स हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आइटम्स हैं उनका जो मैंने एक कलेक्शन तो बनाया है, लेकिन मैंने साथ में क्या किया, इन आइटम्स को कंटिन्यूस जो है ना स्टोर करके रखा है मेमोरी में। ओके, दैट मीन्स अगर ये 4 बाइट है तो लेट्स से मान लीजिए 2000 से एड्रेस शुरू हो रहा है, तो 2001 से 2003 तक ये नंबर स्टोर होगा, 2004 से 2007 तक के एड्रेस पर ये स्टोर होगा, एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आइटम्स को एक एक करके सीरियली नेक्स्ट एड्रेस पर, देन टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड सो ऑन, इस तरीके से एड्रेस पर स्टोर करते जा रहे हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम लिस्ट को एक एक करके 1 by 1 एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको अगर लिस्ट को एक्सेस करना है तो देन आप 24 को एक्सेस करेंगे, देन आपको मालूम है कि चूँकि ये जो लिस्ट है इंटीजर्स की लिस्ट है, तो अगला आइटम कहाँ मिलेगा, आप तुरंत उसके पास एक सिंपल फार्मूले में डिजाइन करके अगली लोकेशन पर पहुँच जाएंगे, देन उसकी अगली लोकेशन पर पहुँच जाएंगे, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसमें आइटम्स को एक सीरियल या सीक्वेंशियल ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है वो कैसे अचीव किया गया है, बाय स्टोरिंग द एलिमेंट्स ऑन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, बाय स्टोरिंग एलिमेंट्स ऑन कंटिन्यूअस भी लोग लिखते हैं और कंटिन्यूअस भी लिखते हैं, मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, तो एरे में जो सीरियल ऑर्डर है या सीक्वेंशियल ऑर्डर है वो कैसे हम अचीव कर रहे हैं, कंटिन्यूस मेमोरी पर हमने स्टोर कर दिया। तो दैट वाज द एरे। बट लिंक लिस्ट में हम ऐसा नहीं करते हैं। लिंक लिस्ट में जो सीक्वेंशियल ऑर्डर है, ऑर्डरिंग है, वो हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, सो
एक लेट मी ड्रॉ ए लिंक लिस्ट, फिर हम बहुत डिटेल बाद में इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो लेट सपोज हमारे पास इंटीजर्स की लिस्ट है, हमें इंटीजर्स स्टोर करने हैं, तो मे बी इसी लिस्ट को मैं अगर लिंक लिस्ट से बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टोर 24 एट सम प्लेस, लेट्स से दिस मेमोरी एड्रेस इज 800 and 6 I have stored or this address may be 400। नाउ इसमें सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये जो एड्रेस है मैं मेंशन कर दूंगा, दैट मीन्स अगला आइटम लिस्ट में कौन सा है उसका वो कहाँ मिलेगा उसका एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। सो लेट मी राइट 400 हियर, है ना। सो जनरली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो अगली बार मैं अब एड्रेस नहीं लिखूंगा और सीधे एक एरो ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो एरो है ये फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करती है, हम लॉजिकली जब एक्सप्लेन करते हैं या बुक में लिखेंगे तब हम ये एक्सप्लेनेशन लेते हैं, लेकिन मेमोरी में जब लिंक लिस्ट बनता है तो ऐसा कोई भी एरे नहीं होता है, ठीक है, ऐसी कोई पॉइंटर लिंक नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है एड्रेस होता है। तो इस एड्रेस की मदद से हम अगले आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस एड्रेस इज सेइंग दैट कि 24 के बाद जो अगला आइटम है वट एवर इज देयर दैट इज एट दिस लोकेशन, उसका एड्रेस हमने दे दिया। इसी तरीके से जब अगला एड्रेस आइटम होगा, लेट्स से दैट इज 8, it may be at address something like that, और ये जो एड्रेस है यहाँ स्टोर होगा। तो मैं अब सिर्फ एक एरो ड्रॉ कर रहा हूँ। एरो ड्रॉ का मतलब क्या है, इस जगह पर ये एड्रेस लिखा हुआ है। सो इस तरीके से आप अगले आइटम पर पहुँच जाएंगे एंड देन मे बी यू मे हैव 12 हियर, 12 जो है किसी और लोकेशन पर हो सकता है, है ना, एंड सो ऑन। और लास्ट में जो आइटम होगा, सेकंड लास्ट आइटम जो होगा इस लिस्ट का, वो लास्ट आइटम को पॉइंट कर रहा होगा, ओके। और लास्ट में आपका सपोज 2 है। अब चूंकि लिस्ट का यहाँ एंड हो गया है तो यहाँ पर एक नल पॉइंटर होगा, ठीक है, देयर विल बी नो एड्रेस एक्चुअली। सो वो नो एड्रेस मीन्स देयर मे बी सम वैल्यू दैट जनरली हम उसे नल वैल्यू से रेफर करते हैं, नॉट एप्लीकेबल एड्रेस विल बी देयर। सो हम डायग्राम में इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे या कोई और स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल अचीव सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंक एरे में हम जो ऑर्डरिंग है आइटम्स की सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग वो करंट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर करके करते हैं। लिंक लिस्ट में वही ऑर्डरिंग हम क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स की से अचीव करते हैं, okay? और लिंक लिस्ट में एक फ्रीडम हमारे पास है कि हम आइटम्स को या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कहीं भी जहाँ जहाँ मेमोरी हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए अवेलेबल है हम वहाँ उसको मेमोरी में रख सकते हैं, और जस्ट हमको पॉइंटर्स की इंटरलिंकिंग करना पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमारे पास एरे था देन व्हाई वी केम अप विद लिंक लिस्ट। तो इसका आंसर है, आपने एरे के ड्रॉबैक्स पढ़े होंगे। एरे के ड्रॉबैक्स क्या है कि आपको जितने भी लिस्ट में आइटम्स हैं उन सबको एक साथ स्टोर करना होता है, ओके। सो आपके जितने भी आइटम्स हैं, जैसे ये जो लिस्ट है जिसमें जितने भी नंबर्स हैं, इनको कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर करना पड़ेगा। सो अज्यूम कर लीजिए इसके लिए आपको 1000 बाइट मेमोरी रिक्वायर्ड है, और मे भी पॉसिबल हो सकता है कि कंटिन्यूस 1000 बाइट एक जगह अवेलेबल ना हो, तो आप एरे का एलोकेशन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो एरे के लिए क्या है, आपको एक साथ पूरा एक टोटल मेमोरी एक ही जगह पर रिक्वायर्ड है। तो समटाइम्स जब लार्ज आप एरे बनाएंगे तो मे भी पॉसिबल है कि एक जगह मेमोरी अवेलेबल ना हो। तो एक डिफ़िकल्टी तो ये है। दूसरी डिफ़िकल्टी क्या है कि एरे में जो ऑपरेशंस हैं, खास करके इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है वो आपके कैसे हैं, लीनियर टाइम में, है ना। और आप जब डिलीशन करते हैं तो आपको गैप जो क्रिएट होता है, जैसे आपको 8 अगर डिलीट करना है यहाँ से, तो आपको इस 8 की लोकेशन को जब एम्प्टी कर दिया आपने तो बाकी के आइटम्स को एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा।
सिमिलरली जब इंसर्शन करना है किसी लोकेशन पर, एक आइटम इंसर्ट करना है, तो जैसे आपको इस जगह पर एक नया आइटम इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आइटम्स है सबको एक एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज ए डिफ़िकल्ट टास्क, और मेमोरी में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, सो एरे के साथ ये डिफ़िकल्टीज है। दूसरा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि ज़रूरत पड़ने पर हम एरे को कितना भी चाहे ग्रो नहीं कर सकते, है ना। एरे में आपको स्टैटिक एलोकेशन करना पड़ता है। ओके, सो जब भी आपको एरे बनाना है तो यू हैव टू स्पेसिफाई आपको कितनी मेमोरी चाहिए, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है, जिस जगह पर आपने एरे बनाया तो वहाँ कंटिन्यूसली अब आप चाहते हैं कि पहले मैंने 1000 इंटीजर्स का एरे बनाया, अब मुझे 2000 इंटीजर्स का एरे बनाना है, उसी को एक्सटेंड करके चेंज करके। तो अब आपको 2000 इंटीजर्स के लिए 8000 बाइट्स चाहिए होंगे, है ना। तो 8000 बाइट्स जो है ना, हो सकता है जिस जगह आपने ये एरे बनाया था इस जगह कंटिन्यूस 8000 बाइट्स नहीं हो, तो आपको एरे को ग्रो करने में डिफिकल्टी आएगी। सो दैट मीन्स एरे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर नहीं कर रहा है। हालांकि एरे के एडवांटेजेस भी है, आप जानते हैं क्या क्या एडवांटेज है, लेकिन मैं अभी एडवांटेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ एरे का। ठीक है, सो एरे के ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वी केम अप विद ए न्यू डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट, जिससे हम लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ एक और डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। एक है डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। मैं इसके पीछे एम क्लियर करना चाहता हूँ आपका, एरे, लिंक लिस्ट और ये इतने सारे डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं। सो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आप एक सेट लिस्ट ऑफ एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स आपके पास है, यू वांट टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स। So we have a collection of items, here we are talking about similar items, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स यू कैन से आपके पास है, एंड आप इनको एक साथ स्टोर करके रखना चाहते हैं, और यू वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन दैट, जिन ऑपरेशन को हम डिक्शनरी ऑपरेशंस बोलते हैं। So what and you want to perform, need to perform or want to perform, need to perform dictionary operations. So डिक्शनरी ऑपरेशन से मतलब है पहला आप सर्च करना चाहते हैं, आपने जो कलेक्शन में जो आइटम्स रखे हुए, यू मे बी लुकिंग फॉर ए आइटम, किसी टाइम पर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यू आर लुकिंग फॉर ए ऑब्जेक्ट, आप ज़रूरत पड़ने पर उसे निकालना चाहते हैं कलेक्शन से, सो यू वांट टू डू सर्च। देन जब आप एक कलेक्शन बनाते हैं तो जरूर नहीं उसमें सर्च है, तो ओबियसली आप उसमें कुछ आइटम्स को इंसर्ट करना चाहेंगे, सो यू वांट टू परफॉर्म इंसर्शन ऑपरेशन। सो देन you may need to perform a delete operation, you may need to perform a update operation, and sometimes हम कभी कभी एक ऑपरेशन की बात करते हैं या जिसमें आप काउंट आप जानना चाहते हैं, काउंट ऑफ आइटम्स। जनरली ये ऑपरेशन को बहुत लोग कंसिडर नहीं करते हैं इसमें डिक्शनरी ऑपरेशंस में, बट समटाइम्स यू मे बी इंटरेस्टिंग कि आपके कलेक्शन में कितने आइटम्स हैं, तो यू मे रिक्वायर दैट फंक्शन ऑल्सो। सो दीज ऑपरेशंस आर नाउन एज डिक्शनरी ऑपरेशंस। ओके, नाउ डिक्शनरी ऑपरेशंस, सो इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर जो ये सारे ऑपरेशंस ये कलेक्शन बनाने, आपको कलेक्शन बनाने दे आइटम्स का, और फिर उनके ऊपर ये ऑपरेशंस सपोर्ट करें, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स, और इन ऑपरेशंस को हम एक्चुअली डिक्शनरी ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, सो दीज ऑपरेशंस आर कॉल्ड डिक्शनरी ऑपरेशंस। तो अब हम डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर की बात क्यों कर रहे हैं एक्चुअली, तो इसके पीछे रीजन है कि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हमें डिक्शनरी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स की या डिक्शनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज मोबाइल के लिए एक एप्लीकेशन बनाया, तो आपको उसमें एक कॉन्टैक्ट लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगी। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट आप बनाते हैं, मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो सकती है, ईमेलिंग में भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, या फिर टेलीफोन डायरेक्टरी आप बना रहे हैं
आपके एप्लीकेशन में एक सॉफ्टवेयर में टेलीफोन डायरेक्टरी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत हो, है ना। टेलीफोन डायरेक्टरी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जिसमें आपको टेलीफोन्स की लिस्ट और जो कस्टमर्स हैं आपके उनका वो उनका क्या कहते हैं डिटेल्स स्टोर करके रखनी है, कस्टमर का नाम, उसका टेलीफोन नंबर और मे बी एड्रेस, है ना। सो टेलीफोन डायरेक्टरी हो सकती है। देन किसी मोबाइल कंपनी का कस्टमर्स का डाटाबेस हो सकता है या लिस्ट हो सकती है, कस्टमर्स लिस्ट हो सकती है, कस्टमर्स लिस्ट फॉर ए टेलीकॉम कंपनी। सॉरी, टेलीकॉम कंपनी नहीं लिखते थे, टेलीकॉम कंपनी के लिए एक लिस्ट हो सकती है, या एक गवर्नमेंट का अपने पॉपुलेशन रजिस्टर हो सकता है, यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट मेंटेन करना चाहती है, इंक्लूडिंग जो एलुमनीज हैं उनकी भी। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे जगह पर कई बार क्या होता है, इस तरीके की एक डिक्शनरी काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, एक डिक्शनरी आपको मेंटेन करना होती है। वी विल कॉल इट डिक्शनरी। इस टाइप की जो लिस्टिंग है इसे हम डिक्शनरी बोलते हैं। तो सो ओबियसली जब हमें एक डिक्शनरी बनाना है तो हम चाहते हैं हमारे पास ये बहुत सारे बार ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। सो वी वांट टू हैव ए स्ट्रक्चर जो ये सारे डिक्शनरी ऑपरेशंस को एफिशिएंटली सपोर्ट करे, है ना, एफिशिएंटली सपोर्ट करे। एफिशिएंट का मतलब आप जानते हैं, अभी आपने पहली यूनिट में पढ़ा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो भी ऑपरेशंस हों वो फास्टेस्ट हों। लाइक सबसे फास्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है किसी भी ऑपरेशन की या किसी भी एल्गोरिथम की या किसी भी फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर वो ऑर्डर ऑफ 1 हो, जिसे हम कांस्टेंट टाइम भी बोलते हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे। इससे फास्टर नहीं हो सकता। कांस्टेंट टाइम मतलब हम कांस्टेंट टाइम में टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। सो कांस्टेंट टाइम से मतलब ये है कि लिस्ट में कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो लिस्ट का साइज है उस पर इस ऑपरेशन का जो टाइम है वो डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी है और टेलीफोन डायरेक्टरी में आपसे कहा जाए कि आप एक पर्टिकुलर लेट से मैंने यहाँ पे कस्टमर नंबर दे दिया कि इस कस्टमर नंबर का पूरी डिटेल निकालिए, और अगर आप वो जब डिटेल निकालने में वो टाइम लगता है, वो टाइम चाहे 1 आइटम हो, चाहे 10 आइटम हो, चाहे 50 आइटम हो, चाहे 1 लाख आइटम हो, चाहे 10 करोड़ आइटम्स हो, चाहे 100 करोड़ आइटम्स हो, सेम टाइम लगने वाला है। दैट मीन्स जो टाइम लगने वाला है सर्च में, उस आइटम को ढूंढने में, उस कॉन्टैक्ट को ढूंढने में, वो टाइम लिस्ट कितनी बड़ी है, उसमें कितने आइटम्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स द टाइम टेकन बाय दैट ऑपरेशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द साइज ऑफ द लिस्ट। तो हम कहेंगे कि ये जो टाइम है वो कांस्टेंट टाइम है। ओके। देन एक और टाइम है लीनियर टाइम, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन या थीटा एन भी लिखते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो राइट बिग ओ ऑफ एन। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, बिग ओ ऑफ एन। सो लीनियर टाइम का मतलब है कि ये जो टाइम है ऑपरेशन का वो इनपुट साइज के अकॉर्डिंग लीनियरली बढ़ता है, लीनियर ऑर्डर में बढ़ता है ना। इससे बेटर एक और टाइम है लॉग एन टाइम, इन दोनों के बीच में, जिसको हम बोलते हैं समटाइम्स थीटा लॉग एन या बिग ओ लॉग एन भी लिख देते हैं। ठीक है, लॉग के बेस से हमें मतलब नहीं है इसमें। सो ये जो टाइम है कांस्टेंट से स्लोअर होता है लेकिन लीनियर टाइम से बेटर होता है, इसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक टाइम। सो जो टाइम टेकन है वो इनपुट साइज के लॉगरिथमिक फंक्शन के तौर पर आता है। सो लेट्स से आपके पास 1000 आइटम्स हैं, तो आपको लॉग ऑफ अगर बेस लॉग 10 की बात करें तो आपको लेट्स से ये क्या होता है, लॉग 10 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। सो आंसर क्या आएगा 3। दैट मीन्स केवल आपको 3 सर्च लगेंगे, 1000 आइटम्स की लिस्ट है तो 3 सर्च ऑपरेशंस लगेंगे केवल। सो ये जो टाइम है ये लॉगरिथमिक टाइम कहलाता है इस टाइप का। तो ये टाइम काफ़ी फास्ट होता है।
तो वैसे तो हम चाहेंगे कि जो डिक्शनरी ऑपरेशंस हो सबके सब, कोई भी हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाए जिसमें ये ऑपरेशंस इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सर्च, ये सब कैसे हो, कांस्टेंट टाइम हो। कांस्टेंट टाइम नहीं हो तो हम चाहेंगे कि लॉगरिथमिक हो। आपको मालूम है कि एरे में ये ऑपरेशंस लीनियर हैं, ठीक है, तो हम अब बेटर चाहते हैं। हालांकि वी विल सी दैट लिंक लिस्ट हमें वो बेटर ऑप्शन तो नहीं देता है, बट कुछ केस में कई भी लिंक लिस्ट हम सो एरे और लिंक लिस्ट में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ केस में एरे अच्छा है, कुछ केस में लिंक लिस्ट अच्छा है ना। तो दोनों को आप ये नहीं कह सकते कि एरे बेटर है लिंक लिस्ट खराब है, या लिंक लिस्ट बेटर है एरे खराब है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन को क्या सूट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स। ओके, सो हम जो ना आपके जो लिंक लिस्ट है, ट्री है, एरे है, ये सब आपके स्टैक है, क्यू है, ये सब आपके क्या है, डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, नाउ डिक्शनरी स्ट्रक्चर में एक टर्म और इस्तेमाल होती है, वो है कई बार हम रिकॉर्ड एक टर्म इस्तेमाल करते हैं। सो एक्चुअली लिस्ट में एक आइटम जो है ना उसे हम कई बार रिकॉर्ड बोलते हैं, ए सिंगल आइटम इन ए लिस्ट, ए सिंगल आइटम इन ए लिस्ट, तो उसे हम रिकॉर्ड बोलते हैं। हालांकि नॉर्मल आइटम को हम रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं। रिकॉर्ड का मतलब एक्चुअली कुछ इस तरीके का होता है, वी विल हैव ए, अगर हमारे पास रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड की एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होगी। वी विल हैव डेटा एंड की, दो चीज़ें होंगी। तो आपके रिकॉर्ड में या कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम जो स्टोर करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ एक की का नोशन एसोसिएट होगा। समटाइम्स इस डेटा पार्ट को हम सैटेलाइट डेटा भी बोलते हैं या मेटा डेटा भी बोलते हैं। मेटा डेटा कम बोलते हैं, सैटेलाइट डेटा ज़्यादा बोलते हैं। तो आपके जो डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जैसे लिंक लिस्ट है, ट्री है, इसमें हम रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। ओके, तो रिकॉर्ड में दो पार्ट होंगे, डेटा एंड की। नाउ की का मतलब है दिस विल बी यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट, की इज यूनिक, ठीक है। सो यूनिक का मतलब है हर ऑब्जेक्ट के लिए की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे आप मान लीजिए मैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन रजिस्टर है, तो पॉपुलेशन रजिस्टर में मे भी आधार को मैं की के तौर पर यूज कर रहा हूं। सो आधार नंबर, इसके बाद बाकी में नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और जेंडर सब वो आ गया, दैट विल बी कॉल्ड सैटेलाइट डेटा। सो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाएगा, सैटेलाइट डेटा, और दिस पार्ट विल बी कॉल्ड की। सो हम मान के चलेंगे कि जो डेटा स्ट्रक्चर आपका होगा उसमें जो आइटम्स होंगे दैट विल हैव ए की ऑल्सो, ठीक है। और की जो है सबको डिफ्रेंशिएट करेगा। सो ये आपके डिक्शनरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। हालांकि लिंक लिस्ट में हमें डेटा और की से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ट्री में हमें जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्री में वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द लिंक लिस्ट। सो जैसा कि मैंने बताया कि लिंक लिस्ट जो है लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो लिंक लिस्ट में वी विल हैव एन ऑब्जेक्ट जिसे हम नोड बोलते हैं, ठीक है। सो लिंक लिस्ट में एक आइटम होगा, जैसे एरे में लोकेशंस थी, हियर वी विल यूज द टर्म नोड। सो लिंक लिस्ट में जो भी नोड होगा उसमें दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा, जनरली हम उसे कभी कभी इन्फो बोलते हैं या डेटा पार्ट बोलते हैं, और दूसरा पार्ट होगा पीटीआर पार्ट, पीटीआर शॉर्ट में वो पॉइंटर लिख रहा हूँ। सो लिंक लिस्ट में जो भी नोड्स होंगे, सो लिंक लिस्ट को आप कह सकते हैं इट इज ए लिस्ट ऑफ नोड्स, और ईच नोड विल स्टोर एन ऑब्जेक्ट। ये नोड जो है आपका इन्फो, यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट स्टोर करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब डेटा इंक्लूडिंग द की, एंड हियर यू विल यूज द पॉइंटर। सो पॉइंटर के इसलिए यूज होगा, सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग के लिए। तो जब भी आप एक लिंक लिस्ट बनाएंगे तो लिंक लिस्ट में आपका यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट्स से, सो योर लिंक लिस्ट विल लुक लाइक दैट। लेट मी let's assume we have multiple object 1, object 1, then object 2, let's say object 3, and so on,
एंड लेट्स से ऑब्जेक्ट एन, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें इनको स्टोर करना है। तो लिंक लिस्ट में हम क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व करना पड़ेगी, ओके, जो इस ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रख सके और साथ में एक पॉइंटर भी रख सके, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हम एक नोड, एक मेमोरी लोकेशन अरेंज करेंगे और इसको हम फिर बोलने लग जाते हैं नोड, ओके। सो ये नोड है। सो लिंक लिस्ट आपकी क्या होगी, कलेक्शन ऑफ नोड्स होगी, और नोड्स क्या स्टोर करेगा, ऑब्जेक्ट। सो आपका ऑब्जेक्ट 1 सपोज यहाँ आ गया एंड यहाँ पे आपका पॉइंटर होगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग ए डॉट, ओके। देन ऑब्जेक्ट 2 को अनदर नोड में आप स्टोर करेंगे और नोड को आपको डायनेमिकली क्रिएट करना पड़ेगा। सो वी विल सी दैट कि सी में हम ये नोड डायनेमिकली कैसे बनाते हैं, और आप उसमें ऑब्जेक्ट 2 रख देंगे। सो ऑब्जेक्ट 2 विल बी हियर। और अब चूंकि लिंक लिस्ट में क्या है कि आप जो ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको एक सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग मिलना चाहिए, तो वो ऑर्डरिंग के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स लगा देते हैं। सो ये एरो का मतलब क्या है कि इस जगह पर मैंने इसका एड्रेस, पूरी ये जो लोकेशन है जो रिजर्व कराई मैंने, इसका बिगिनिंग एड्रेस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली एक और मैं कहीं पर लोकेशन क्रिएट करूँगा और उसमें ऑब्जेक्ट 3 कॉपी कर दूंगा और इसको इससे कनेक्ट कर दूंगा, है? और ये जो ना इसके अगले ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा, डॉट डॉट डॉट, एंड देन जो लास्ट होगा, और ओबियसली सेकंड लास्ट ऑब्जेक्ट जो होगा, मैं यहाँ पर सेकंड लास्ट में कोई भी आइटम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूँ। जो सेकंड लास्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लास्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर आपका लास्ट ऑब्जेक्ट होगा obj_n, और फिर हम नल पॉइंटर से इसको लिंक लिस्ट के एंड को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज योर लिंक लिस्ट, दैट इज हाउ इट इज क्रिएटेड। नाउ लिंक लिस्ट को जब आप एरे एक्सेस करते हैं तो एरे के एक्सेस में भी आपको बिगिनिंग एड्रेस चाहिए होता है। तो आपने अगर सी में कोई एरे बनाया होगा तो आपको मालूम होगा एरे का जो नेम है वो खुद पॉइंटर होता है। सिमिलरली जब आपको लिंक लिस्ट एक्सेस करना है तो फर्स्ट आइटम का हमें एक्सेस चाहिए होगा समहाउ, वी शुड बी एबल टू एक्सेस द फर्स्ट आइटम, और जब आप फर्स्ट आइटम का एक्सेस आप दे देंगे तो मैं बाकी के आइटम्स आसानी से रिट्रीव कर सकता हूँ। सो लिंक लिस्ट में भी हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर बना के रखते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंटर। सो स्टार्ट पॉइंटर एक तरीके का पॉइंटर वेरिएबल है जो इस नोड टाइप का, जिसका डेटा टाइप इस ऑब्जेक्ट नोड टाइप है, ठीक है। और ये जो है ना स्टार पॉइंटर में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। सो जो एरे डिनोट क्या कर रहा है, एरो का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस यहाँ है। सो वी विल जस्ट नीड टू, जब प्रोग्राम में हम लिंक लिस्ट को एक्सेस करना चाहेंगे तो वी जस्ट नीड टू हैव दिस पॉइंटर, स्टार्ट पॉइंटर, और जब स्टार्ट पॉइंटर से हम इस ऑब्जेक्ट सीक्वेंस जो ऑब्जेक्ट्स है इनको आसानी से एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं, और जो सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग है वो पॉइंटर से आ रही है, ओके। सो दिस इज हाउ वी मेंटेन ए लिंक लिस्ट और वी क्रिएट अ लिंक लिस्ट। प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेशंस ऑन द लिंक लिस्ट एंड देयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्शन ऑपरेशन की, या सर्च की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सर्च ऑपरेशन फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन सर्च होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम किसी भी एप्लीकेशन में जब हम डिक्शनरी बनाते हैं तो ज़्यादातर केस में सबसे ज़्यादा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो है सर्च ऑपरेशन। सो समटाइम्स एक ऑपरेशन की और बात होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रैवर्स, जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो ट्रैवर्स ऑपरेशन के बारे में हम अलग से बात नहीं करेंगे, उस आप सर्च को ही सर्च से ही आप ट्रैवर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मे बी वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। ट्रैवर्स ऑपरेशन का सिंपल मीनिंग होता है टू विजिट ईच ऑफ द नोड ऑन द लिस्ट, टू विजिट एंड प्रोसेस each object in a list, ठीक है। मैं लिस्ट टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवर्स की डेफिनेशन सबके लिए सेम रहेगी, चाहे वो आपका डेटा स्ट्रक्चर जो है ट्री हो, चाहे एरे हो या लिंक लिस्ट हो,
चाहे या और कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है। सो ट्रैवर्स का ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक एक करके आप हर नोड को विजिट करें। सो अगर आपको लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना है तो ट्रैवर्स ऑपरेशन कैसे प्रोसीड करेगा, आप स्टार्ट से जाएंगे, पहले इस ऑब्जेक्ट को रीड करेंगे। अब इस पर कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है तो वो प्रोसेसिंग करेंगे। सो प्रोसेसिंग यहाँ पर ब्रॉड टर्म है, सिंपली आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर इस आइटम को, या फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है, कुछ मैनिपुलेशन करना है, दैट कैन बी डन। देन आप नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे, इसे प्रोसेस करेंगे, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाएंगे एंड सो ऑन, और एक एक करके आप लास्ट ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और फिर आप रुक जाएंगे। सो दिस इज हाउ द प्रोसेसिंग इज डन, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज नाउन एज ट्रैवर्सल और ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एल्गोरिथम फॉर दिस ऑपरेशन, ट्रैवर्स की बात कर रहे थे, इसके बाद सर्च पर आएंगे हम, ठीक है। सो ट्रैवर्स ऑपरेशन का मतलब हो गया, जो मैंने लिख चुका हूं, टू विजिट एंड प्रोसेस ईच ऑब्जेक्ट इन ए लिस्ट। और प्रोसेस एक ब्रॉड टर्म है, प्रोसेस का मतलब यू कैन डिफाइन differently in different instances. So what will be the algorithm for traversal operation? So let's write pseudocode for that. Traverse, linked list के traverse की algorithm मैं लिख रहा हूँ, okay. So traverse operation के लिए obviously आपको क्या चाहिए होगा, start, linked list का start pointer हमें चाहिए होगा linked list को access करने के लिए। So operation का नाम मैंने रख दिया traverse, एड इंफॉर्मेशन क्या पास कर दे, स्टार्ट पॉइंटर। नाउ स्टेप, लेट मी राइट द स्टेप्स, एल्गोरिथम्स लिखते हैं तो हम स्टेप्स के फॉर्म में लिखते हैं। सो सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहले आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने से पहले कोशिश करेंगे कि ये जान ले कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है ना, क्योंकि अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो उसे ट्रैवर्स करने का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नथिंग टू ट्रैवर्स, है ना। सो कैसे पता चलेगा लिंक लिस्ट एम्प्टी है, सर स्टार्ट पॉइंटर में ही नल पॉइंटर होगा। हाँ, यस, गुड, ओके। सो स्टार्ट पॉइंटर में अगर यहीं पर नल है, इसका मतलब आगे कोई आइटम नहीं है। अगर आइटम होगा तो उसका एड्रेस होता है, लेकिन अगर यहाँ नल है इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है। तो हम चेक कर लेते हैं पहले कि लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि एम्प्टी है तो हमें कुछ नहीं करना है। और सो इफ कैसे चेक करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू नल, ठीक है। मैं यहाँ कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ, क्योंकि जब हम सूडो कोड लिखते हैं तो उसमें कोई सिंटेक्स फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसी को हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की जो भी सिंटेक्स होगी वो फॉलो करना पड़ेगी। सो थोड़ा सा मुझे, क्योंकि जनरली सब लोग सी में प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी में अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मुझे भी थोड़ा सा सी के टाइप से ही लिखने की आदत है, तो मैं एल्गोरिथम भी लगभग उसी टाइप की लिखूंगा, लेकिन एग्जैक्टली सी की सिंटेक्स फॉलो नहीं करूंगा। एक एल्गोरिदम में तो सर जो मेन होता है जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो इसके लिए एल्गोरिदम लिख रहे हैं उसको तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, फॉर्मेट पे जाता है तो एल्गोरिदम के फॉर्मेट पे जो मेन एल्गोरिदम का टॉपिक होता है, टाइटल, आप यहाँ पे लिखिए ना, टाइटल, तो वो सर कैपिटल लेटर में होता है ना। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, इसके लिए कोई वो मतलब स्टैंडर्ड या प्रोसीजर नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने सूडो कोड के लिए रूल्स बनाए हुए हैं, बट नेसेसरी नहीं है उनको फॉलो करना, ठीक है ना। सूडो कोड में ऐसा कोई वो नहीं है, कन्वेंशन लोग बना लेते हैं, तो कन्वेंशन का मतलब होता है परंपरा, आप फॉलो करिए ना करिए आपके ऊपर है ना, कोई रूल नहीं है। रूल का मतलब होता है लॉ, तो अब आपको उसे फॉलो करना है, स्टैंडर्ड बन गया है, यू हैव टू फॉलो। तो ऐसा कोई लॉ नहीं है उसमें फॉलो करने के लिए, तो आपको जैसे लगता है आप लिख सकते हैं। स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिखिए, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो अगर स्टार्ट नल है इसका मतलब लिस्ट इज एम्प्टी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, रिटर्न कर जाना है, सिंपली ऐसे ही। कुछ लोग चाहते हैं तो एग्जिट भी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ कमेंट में लिख देता हूँ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, सॉरी, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है। सो एम्प्टी है तो हमें कुछ नहीं करना है, नो ट्रैवर्सल विल बी डन। सो इसको आप नंबर 2 दे दीजिए, नंबर 3। अगर स्टार्ट नल नहीं है तो हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करने के लिए चूंकि हमें एक ही काम को बार बार करना है, हमें क्या करना है, एक नोड पर जाना है, उसके ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करना है,
फिर पॉइंटर फॉलो करते हुए नेक्स्ट आइटम पर जाना है, और पॉइंटर फॉलो करते समय हमें ये भी देखना है कि हम नल पर तो नहीं पहुंच गए हैं। सो सेम टास्क आपको बार बार हर ऑब्जेक्ट के लिए रिपीट करना है ना। तो सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लूप इस्तेमाल करते हैं। तो हम लूप में एक लूप बना देते हैं, वाइल एक काम और करते हैं, पहले मैं स्टार्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, तो एक इंस्ट्रक्शन में ले लेता हूँ, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ। जब हम सूडो कोड लिखते हैं तो वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करते हैं, ठीक है, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, हम जनरली डिस्क्राइब कर देते हैं ऊपर कि स्टार्ट एज फॉर दिस वेरिएबल ptr दिस वेरिएबल, नहीं भी करते हैं तो भी कोई नेसेसरी नहीं है। सो ptr इक्वल टू स्टार्ट, ठीक है, मैंने स्टार्ट पॉइंटर जो है ptr में कॉपी कर लिया। नंबर 4, अब मैं लूप लगाता हूँ, वाइल। तो सर हम लोग यहाँ पे सेट नहीं लिखेंगे, सेट ptr इज इक्वल टू स्टार्ट? नहीं, सेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सेट का वर्ड यूज करने का नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कुछ ऑथर कन्वेंशन लेके चलते हैं तो वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। मैं सी जैसे सिंटैक्स कर रहा हूँ तो असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि स्टार्ट इक्वल कोई वैल्यू को मैं ptr में कॉपी कर रहा हूँ। सो ptr जब, तो हमें कब तक आगे बढ़ना है, जब तक ptr नल नहीं हो जाता है। वाइल ptr इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक हमें क्या करना है, नोड को प्रोसेस करते जाना है। तो स्टेप 5, थोड़ा सा इंडेंटेशन देकर के लिख रहा हूँ मैं। इंडेंटेशन का मतलब है कि ये जो लाइन है वो लूप के अंदर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना इफ, ये इंडेंट कर दिया है जानबूझ के, तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न जो लाइन है ये इफ के अंदर है, इफ की बॉडी का पार्ट है। आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन सूडो कोड जब लिखते हैं तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, अननेसेसरी का साइज इंक्रीज होता है सूडो कोड का, ठीक है। तो हम सिंपल कन्वेंशन होता है कि हम इंडेंट दे करके लिखते हैं। सो अब हमें क्या करना है, जब ptr नल नहीं है तो क्या करना है, नोड को प्रोसेस करने देना है। तो नोड को प्रोसेस करने के लिए जब हमें ऑब्जेक्ट का दो पार्ट हैं इसमें, एक लेट्स कॉल इट इन्फो पार्ट, कुछ ऑथर इसको डेटा पार्ट बोलते हैं, मैं इसको इन्फो बोल रहा हूँ, इन्फो, और ये ptr पार्ट, या इसको लिंक बोल देता हूँ कि मैं ptr टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसका नाम, या नेक्स्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो मैंने ये जो पोर्शन है ना, इनके नाम रख दिए हैं, इसका नाम है इन्फो, मैं इसे इन्फो से रेफर कर रहा हूँ और इसे नेक्स्ट से रेफर कर रहा हूँ, ओके। सो इफ ptr इन्फो, सो ये नोटेशन का मतलब है कि मैं पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा हूँ उसके इन्फो पार्ट की बात कर रहा हूँ, या इफ लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस करना है मुझे, सॉरी। तो मैं सिर्फ सिंपली ऐसे लिखता हूँ, प्रोसेस का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, प्रोसेस ptr इन्फो, ठीक है। मतलब यह है मैं ptr जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके इन्फॉर्मेशन पार्ट को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। एंड अगला स्टेप क्या है, जब मैंने प्रोसेस कर दिया तो मुझे लिंक को फॉलो करके हुए ptr को चेंज कर देना है। तो मैं लिखूंगा ptr इक्वल टू नेक्स्ट। जनरली इसके लिए हम एरो भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ये सी का सिंटैक्स है, ठीक है। तो वो मैं प्रोग्रामिंग में, वहाँ हाँ, पे पीटीआर जैसे आपने नेक्स्ट लिया, यहाँ पे हम पीटीआर को लिंक से भी तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ptr एरो नेक्स्ट लिखते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट ये भी लिखते हैं लोग, है ना। तो इसका मतलब ये भी है, तो दोनों से मतलब एक ही है, आप चाहे ये नोटेशन इस्तेमाल कर लीजिए चाहे ये नोटेशन इस्तेमाल कर लीजिए, ओके। सो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट मैंने ptr में कॉपी कर लिया। नाउ ptr इज नाउ पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, और हम देखेंगे अगर ptr नल नहीं है तो फिर से रिपीट करेंगे, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, है ना। डन, बस। और ये लूप होगा, लूप कंप्लीट होगा तो अगली आप स्टेप लिख सकते हैं 7 के बाद,
जनरली लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जब सारी स्टेप्स खत्म हो जाती हैं तो आप प्रोसीजर से वैसे ही एग्जिट कर जाते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 7 इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 6 में ट्रैवर्सल ऑपरेशन। सो दिस इज हाउ वी ट्रैवर्स द लिंक लिस्ट, ठीक है। सो आज यहीं क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन देखेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग अच्छा एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, लिंक लिस्ट कैसे बनाएंगे। ओके, सो एल्गोरिथम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, एल्गोरिथम हम केवल इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम में। ओके, सो थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास में सी पर ध्यान देंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई भी बुक हो आपको, खास करके अगर पॉइंटर इन सी है तो वो आप पढ़िए, तो उसमें जो पॉइंटर वाला पार्ट है, नहीं है तो आपको S1 कनेक्ट करके बुक हो, या और कोई भी पॉइंटर की बुक हो, नहीं है तो इंटरनेट पर आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पॉइंटर्स पढ़ के आना है। तो पॉइंटर्स और एरे, जनरली हम पॉइंटर्स को एरे के रेफरेंस में भी पढ़ेंगे कि एरे के साथ पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं सी में, उसकी सिंटैक्स, स्ट्रक्चर, एंड एक ऑपरेशन और स्पेशली आपको पढ़ के आना है, टाइप डेफ ऑपरेशन। तो आप चाहें तो ये नोट कर लीजिए, टाइप डेफ आपको पढ़ना है। स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं सी में, उनकी सिंटैक्स क्या है, कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके मेंबर्स को कैसे एक्सेस करते हैं, और फिर पॉइंटर्स, और पॉइंटर्स में भी आपको ये सब पढ़ना है कि पॉइंटर्स में स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम पॉइंटर्स के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, सिंगल पॉइंटर क्या है, डबल पॉइंटर क्या है। सो ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है। और एम अलॉक और सी अलॉक, दो फंक्शंस पॉइंटर से रिलेटेड जो मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है वो पढ़ना है। बाकी मैं कुछ क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन अब बेटर होगा कि आप लोग पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे से जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, क्योंकि सी को हमें कवर नहीं करना है इसमें, हमारा फोकस है डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए मुझे उन टॉपिक्स की ज़रूरत है, तो आप ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए ये आप पढ़ के आएंगे। तो पढ़ के आओगे आप तो मेरा काम आसान हो जाएगा, और आपका भी बेनिफिट होगा, आप चीज़ें ठीक से समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि मैं थोड़ा तेज भागूंगा और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अगर आपको पहले से नहीं पढ़ के आए तो। ओके, सो आज यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। हाँ, अटेंडेंस ले रहे हैं। ओके।